नाग ने पूछा, क्या तुम्हें कुछ मालूम है कि गंधारा शहर के मकबरे वाले पुराने कब्रिस्तान में कोई आसेब रहता है? सांप ने जवाब दिया, अजीम नाग देवता, कब्रिस्तान वाले मकबरे में मैंने आज तक किसी आसेब को नहीं देखा। वैसे भी मेरा उधर बहुत कम जाना होता है। ये तो इस कब्रिस्तान का कोई सांप ही आपको बता सकता है। कब्रिस्तान वाले सांप से नाग पहले ही पूछ बैठा था। नाग ने सांप को भी रुखसत कर दिया। अब वो सोचने लगा कि मुअम्मा और ज्यादा उलझता जा रहा है, इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा। बेहतर यही है कि इस मुअम्मे को इसी जगह छोड़ दिया जाए और किसी दूसरे मुल्क में चलकर अंबर मारिया जुलीसोंग, केटी और थ्यूसोंग को तलाश किया जाए। ये फैसला करके नाग ने गौर किया कि दूसरा करीबी मुल्क कौन सा हो सकता है। वहां से करीब तरीन मुल्क ईरान ही था। नाग ने ईरान जाने का इरादा किया, उठा, सांस खींचकर उकाब की शक्ल बदली और मुल्क ईरान की तरफ रवाना हो गया। ईरान की सरहद वहां से 2 दिन और 2 रातों के सफर पर थी, मगर नाग तेज रफ्तारी से प्रवास करता हुआ रातों रात ईरान के दारुल हुकूमत पर्सिपोलिस पहुंच गया। ये वही शहर था जहां गंडाब शाही महल में इस इंतजार में बैठा साजिशों में मसरूफ था कि कब उसकी शादी नीलोफर शहजादी से हो और वो ईरान के तख्तो ताज पर अपना कब्जा जमाए। शहजादी नीलोफर और नौजवान दरियाब ने मिलकर अपने बुजुर्ग उस्ताद की मदद से गंडाब को तिलिस्मी नक्श पिला दिया था, जिसके असर से गंडाब की वो तमाम ताकतें जो लाश नाग अंबर मारिया जुलीसोंग, केटी और थ्यूसोंग का थोड़ा थोड़ा खून पीने से उसके अंदर पैदा हो गई थीं, 6 माह के लिए खत्म हो गई थीं। वो यही समझ रहा था कि किसी वजह से उसकी ताकतें हमेशा के लिए खत्म हो चुकी हैं, लेकिन वो इंसान की हैसियत से अभी जिंदा था, क्योंकि वह हर मंगल की रात को शहर के किसी न किसी लड़के का खून पी जाता था और उस लड़के को मुर्दा हालत में अपनी हवेली वाले तहखाने में फेंक देता था। अंबर नाग मारिया, केटी, जुलीसोंग और थ्यूसोंग की ताकतें खत्म हो जाने के बाद गंडाब ने सिपा सालार से मिलकर तख्त पर कब्जा करने की साजिशें तेज कर दी थीं। दूसरी तरफ वो शहजादी नीलोफर पर भी डोरे डाल रहा था, मगर चूंकि नीलोफर ने यह कह दिया था कि वो सिर्फ ऐसे आदमी से शादी कर सकती है जो गायब हो सकता हो और सांप बन सकता हो, इसलिए गंडाब चुप हो गया था। लेकिन अब वो शहजादी को यह कहकर कायल करने की कोशिश कर रहा था कि फकीरों की बातों पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए और उसे गंडाब ही से ब्याह कर लेना चाहिए, मगर शहजादी नहीं मान रही थी। अब शहजादी उससे मिलती भी नहीं थी। शहर में हर हफ्ते एक लड़का गायब हो जाता था। बादशाह बहुत परेशान था। सारे शहर में दहशत फैल गई थी। लोगों ने अपने बच्चों का घरों से निकलना बंद कर दिया था, लेकिन अब घरों के अंदर से भी बच्चे गुम नहीं होते थे, क्योंकि गंडाब के पास अब मारिया की गायब होने की ताकत नहीं थी और वह गायब नहीं हो सकता था। अब वह मंगल की शाम को काले कपड़े पहनकर बाहर निकलता और जहां कहीं उसे कोई बच्चा खेलता या किसी बाग में दिखाई देता, वो उसे उठाकर ले जाता और अपनी हवेली वाले मकान में ले जाकर उसकी लाश को वहीं फेंक देता। हुकूमत की सख्ती और पहरेदारों के गश्त की वजह से गंडाब को शहर से लड़के अगवा करने में बड़ी दिक्कत महसूस हो रही थी। उसने शहर से दूर गांव का रुख कर लिया। वो हफ्ते में किसी दिन चुपके से भेस बदलकर दूर किसी रियासत में निकल जाता और वहां से किसी न किसी लड़के को बेहोश करके बोरी में बंद करके अपने मकान पर ले आता और मंगल की रात को उसका सांस पीकर अपने अंदर फिर से जिंदा रहने की तवानाई पैदा कर लेता। अभी नाग गंडाब के शहर में नहीं पहुंचा था कि गंडाब के दिल में ख्याल आया कि क्यों ना वो गंधारा के मीनार वाली कब्र के पास अपने तहखाने में जाकर एक बार फिर अंबर मारिया और उनके साथियों का थोड़ा थोड़ा खून पियाए। शायद इस तरह से उसकी ताकतें उसे वापस मिल जाएं। ये सोचकर गंडाब ने बादशाह से ये कहकर चंद दिन की इजाजत ले ली कि वो अपनी बूढ़ी माँ से मिलने गांव जा रहा है। चुनाचे एक रात वो बर्क रफ्तार घोड़े पर सवार हुआ और गंधारा शहर वाले मकबरे की तरफ रवाना हो गया। मीनार वाली कब्र के मकबरे में पहुंचने के बाद गंडाब ने घोड़े को एक दरख्त के साथ बांधा और खुद मीनार वाली कब्र की तरफ बढ़ा। अब उसके पास कोई तिलिस्म नहीं था, कोई ताकत नहीं थी। उसके पास एक ही ताकत थी कि वह मीनार को दूसरी जगह हटा सकता था, लेकिन ये ताकत भी सिर्फ इसी सूरत उसके पास आ सकती थी कि वह इंसानी हैसियत को छोड़कर फिर से लाश वाली शक्ल इख्तियार कर ले। और गंडाब लाश की शक्ल में वापस नहीं आना चाहता था। उसके इरादे ये थे कि वो किसी तरीके से ईरान के तख्त पर कब्जा करके नस्ल दर नस्ल ईरान पर हुकूमत करे। मीनार वाली कब्र के पास जो नीला सांप छुपकर पहरा दे रहा था, वो उसे देखकर फौरन बाहर निकल आया और ताजीम के लिए झुक गया। गंडाब के पास सिर्फ नीले साथियों की ही याददाश्त बाकी रह गई थी। वह नीले सांपों को ही बुला सकता था और उसे काम ले सकता था। उसने नीले सांप से कहा, इसी जगह पहरा देते रहो, मैं थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ। और गंडाब खुफिया रास्ते से कब्र के जीने पर पहुंच गया। जीना उतरकर वो गार में आया जहां दोनों जानिब इंसानी खोपड़ियों के चिराग जल रहे थे। यहां से गुजरता हुआ वो निचले दालान वाले तहखाने में आ गया। यहाँ कई नीले सांप चल फिरकर ताबूतों की पहरेदारी कर रहे थे। गंडाब को देखकर सारे सांप कितार बनाकर एक तरफ खड़े हो गए। गंडाब ने उनकी तरफ कोई तवज्जो ना दी, सीधा अंबर के ताबूत के पास गया, उसके ढकने को खोला।
ताबूत के अंदर अंबर बेहोशी की हालत में मौजूद था। गंडाप ने उसकी गर्दन में अपने दांत काढ़े और उसका थोड़ा सा खून पी गया। इसी तरह गंडाप ने अंबर के बाद जूली सॉन्ग, केटी, मारिया और थ्यूसॉन्ग का भी थोड़ा थोड़ा खून पी लिया। खून पीने के बाद गंडाप ने मारिया का तस्वुर ज़हन में लाकर गायब होने की कोशिश की, मगर वो गायब ना हो सका। उसने बारी बारी सबकी ताकतों को आजमाया, मगर वो किसी ताकत को हासिल करने में भी कामयाब ना हो सका। अब उसे यकीन हो गया कि किसी गैबी दुश्मन ने उस पर ऐसा तिलिस्म कर दिया है कि उसकी सारी ताकतें खत्म हो गई हैं और वो इन ताकतों को दोबारा हासिल नहीं कर सकता। अब उसे एक ही काम करना चाहिए कि साजिश करके हर हालत में नीलोफर से शादी करे और फिर ईरान के तख्त पर कब्जा करके बादशाह माइलो को कत्ल कर दिया जाए। गंडाप ने अंबर, मारिया, केटी, जूली सॉन्ग और थ्यूसॉन्ग के ताबूत बंद कर दिए और गार से निकलकर बाहर कब्रिस्तान में आ गया और घोड़े पर सवार होकर ईरान के दारुल हुकूमत पर्सिपोलिस की तरफ रवाना हो गया। वो सख्त मायूस लौट रहा था कि उसकी खोई हुई ताकतें उसे वापस न मिल सकी थीं। जिस वक्त गंडाप ईरान के दारुल हुकूमत में दाखिल हुआ, उसे एक दिन पहले नाग वहां पहुंच चुका था और उस शानदार शहर की एक 2 मंजिला सराय में ठहरा हुआ था। इस शहर में भी नाग को अंबर, मारिया, जूली सॉन्ग, केटी और थ्यूसॉन्ग की खुशबू कहीं से नहीं आई थी, लेकिन उसने अपने उन पुराने दोस्तों की तलाश शुरू कर दी थी। वो इस बात से बड़ा मुतमईन था कि एक जबरदस्त तिलिस्म के असर में आने के बाद भी उसकी अपनी ताकत उसके पास मौजूद थी, सिर्फ उसे अपनी खुशबू नहीं आती थी। तिलिस्म का सिर्फ इतना असर हुआ था कि नाग की खुशबू उसके जिस्म से नहीं निकलती थी। अगर निकलती थी तो वो किसी को महसूस नहीं होती थी। नाग ने एक दिन सराय में आराम किया और दूसरे दिन सुबह के वक्त वो शहर की सैर को निकल खड़ा हुआ। ईरान का दारुल हुकूमत पर्सिपोलिस उस जमाने के खूबसूरत और आलीशान शहरों में से था, जहां मुल्क मुल्क के सौदागर अपना माल फरोख्त करने आते थे। अभी ईरान पर यूनानी बादशाह हुकूमत करता था, जिसकी वजह से यूनान के सौदागर भी वहां मौजूद थे। शहर की सड़कें चौड़ी थीं, बागात बहुत दिलकश थे, उन बागों में नहरें बहती थीं। बादशाह का महल किले के अंदर था। मकान कई कई मंजिला थे, लोग खूबसूरत और खुशहाल थे। शहर बहुत बड़ा था और इसकी गलियों में पुख्ता हवेलियां बनी हुई थीं। शहर के गिर्द एक दीवार गोल दायरे की शक्ल में चली गई थी, जिसके 7 दरवाजे थे। लोग आतिश परस्त थे, यानी आग की पूजा करते थे। नाग दिन भर शहर की बाजारों और गली कूचों में सफर करता रहा। यहां आने के दूसरे ही रोज उसे मालूम हो गया कि कोई पुरस्कार बला इस शहर और करीबी देहात पर नाजिल होती है, जो 7 साल की उम्र के लड़कों को उठाकर ले जाती है। लड़के एकदम गायब हो जाती हैं और फिर उनकी लाश भी कहीं नहीं मिलती। नाग को यह खबर सुनकर बड़ा दुख हुआ। गुम होने वाले लड़कों के माँ बाप की आबगुजारी देखी नहीं जाती थी। नाग ने उसी वक्त फैसला कर लिया कि वो अंबर, मारिया और केटी वगैरह को बाद में ढूंढेगा, लेकिन सबसे पहले इस मुल्क के लोगों को इस पुरस्कार बला से निजात दिलाने की कोशिश करेगा, जिसने माँ बाप और बहनों का सुकून छीन लिया है। नाग उन गमजदा लोगों से मिला जिनके 9 उम्र लड़के गायब हो गए थे। उसे पता चला कि बाज लोगों की आंखों के सामने लड़का गायब हो गया था। कुछ लोगों ने उसे भी बताया कि जहां लड़का गायब हुआ वहां जमीन पर शेर के पंजों के निशानात भी देखे गए हैं। ये लोगों की अफवाहें थीं और लोगों ने अपने आप से ऐसी बातें गढ़ दी थीं, लेकिन नाग ने तफ्तीश शुरू कर दी। वह सराय की दूसरी मंजिल की एक कोठरी में ठहरा हुआ था। ताज़ा तहकीकात से यह मालूम हुआ कि अब लड़कों को उठाने की वारदातें शहर की बजाय देहात में होने लगी हैं और हफ्ते में एक न एक लड़का कहीं न कहीं से अगवा कर लिया जाता है। नाग शहर से गांव और देहात में आ गया। उसने लोगों से मिलकर बहुत सी मालूमात जमा कर ली, मगर उनमें कोई ऐसी बात न थी कि जिससे नाग को मदद मिलती। हर कोई यही कहता कि ये कोई भूत प्रेत है जो बच्चों को उठाकर हड़प कर जाता है। कोई कहता है कि ये कोई नजर न आने वाला शेर है जो बच्चों को उठाकर ले जाता है और फिर उन्हें खा जाता है। मगर नाग को इन अफवाहों और मनगढ़ंत बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। इतना वो जरूर तस्लीम करता था कि ये किसी जादूगर वगैरह का काम होगा, जो तिलिस्म का कोई ऊंचा दर्जा हासिल करने के लिए बच्चों को अगवा करके किसी देवी देवता पर कुर्बान कर रहा होगा। नाग ने अग्नि देवता और सूरज देवता के मंदिरों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। साथ ही साथ वो अंबर, मारिया, केटी वगैरह का भी सुराग लगा रहा था। नाग एक गांव में आ गया। ये गांव शहर के करीब ही था और यहाँ लड़कों का छोटा सा मदरसा भी था और इस गांव से अभी तक कोई लड़का गुम नहीं हुआ था, लेकिन माँ बाप ने पुरस्कार बला के खौफ की वजह से अपने लड़कों को मदरसे भेजना बंद कर दिया था। गंडाप ने नाग को और नाग ने गंडाप को नहीं देखा था। गंडाप के पास उसके खास आसेब लाश नाग ने आकर गंडाप को इतला दी थी कि उसने असली नाग को गायब कर दिया है। लाश नाग जरूर नाग का हमशक्ल बना था, मगर गंडाप ने अभी तक असली नाग को नहीं देखा था। चुनाचे मकबरे के कब्रिस्तान वाले तहखाने में जो अंबर, मारिया, केटी, जूली सॉन्ग और थ्यूसॉन्ग ताबूतों में बंद थे, तो उनमें भी नाग नहीं था। नाग ने गांव में आकर किसी को अपने बारे में कुछ ना बताया और वो किसी मकान में रहने की बजाय गांव के छोटे से कब्रिस्तान में आ गया।
यहाँ एक टूटी फूटी कोठरी उसे मिल गई जहां उसने रात गुजारी और दूसरे दिन उकाब बनकर गांव का एक चक्कर लगाया और वापस कब्रिस्तान के एक दरख्त पर आकर बैठ गया। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो गांव में जाकर मकानों में बच्चों को देख आता था। लोगों ने बच्चों को मकान के आंगन तक ही महदूद रखा हुआ था। उस्ताद वहीं आकर उन्हें पढ़ाते थे और वो वहीं आंगन ही में खेलते थे। अभी तक वहां कोई वारदात नहीं हुई थी, इसीलिए नाग को यकीन था कि पुलिसरार बला यहाँ जरूर हमला करेगी। उसी रात गंडाप दूसरे गांव में हमला करने वाला था। गंडाप ने आधी रात को स्याह लिबास पहनकर डाकू जैसा हुलिया बदला और बेहोशी का सफूफ अपने साथ लेकर घोड़े पर सवार हुआ और अंधेरे में शहर से दूर गांव की तरफ चल दिया। उस गांव में नाग नहीं था। गंडाप को किसी लड़के का सांस पीने की अशद जरूरत थी। मंगल की रात अगले रोज थी, चुनाचे गंडाप गांव के बाहर घोड़े से उतर पड़ा। उसने बेहोशी का सफूफ अपने हाथ में थाम रखा था। गंडाप एक मकान की दीवार फांदकर शहर में दाखिल हो गया। सामने 2 कमरे थे जो बंद थे। गंडाप ने बंद दरवाजे की दर्ज में से अंदर देखा। कमरे में शमा जल रही थी। उसकी रोशनी में उसे एक लड़का अपने माँ बाप के दरमियान चारपाई पर सोया हुआ दिखाई दिया। यही उसका शिकार था। गंडाप ने बेहोशी का सफूफ दर्ज में से कमरे में गिराकर उसे आहिस्ता से सुलगा दिया। सफूफ तेजी से सुलगने लगा और उसमें धुएं के बादल उठे और सारा कमरा धुएं से भर गया। अंदर से किसी के खांसने की आवाज आई और फिर गहरी खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद गंडाप ने दरवाजे को धक्का देकर कुंडी तोड़ डाली और अंदर घुस गया। उसने अपनी नाक पर भीगा हुआ कपड़ा डाल रखा था। कमरे में माँ बाप और उनका 7 साला लड़का बेहोश हो चुके थे। गंडाप ने बेहोश लड़के को उठाकर कंधे पर डाला और मकान से निकलकर अंधेरे में गुम हो गया। वो घोड़े पर सवार अपने शहर वाले मकान पर आ गया। उसने बेहोश लड़के को अपने खुफिया तहखाने में ले जाकर उसके जिस्म पर हाथ रखकर उसका सारा सांस खींचकर अपने जिस्म में अपनी रूह में जज्ब कर लिया और मुर्दा लड़के को दूसरे मुर्दा लड़कों की लाशों के पास डाल दिया। दूसरे दिन गांव में शोर मच गया कि एक और लड़का अगवा हो गया है। नाग फौरन उस शहर में पहुंच गया। जिस मकान से लड़का गायब हुआ था वहां कोहराम मचा हुआ था। नाग ने उनसे तो कुछ न कहा। वो उन्हें सिवाय तसल्ली के और क्या कह सकता था। लेकिन नाग ने सुराग रसानी शुरू कर दी और झुककर देखा कि आंगन में इंसानी कदमों के निशान थे जो सहन के दरवाजे तक चले गए थे। वहां से कदमों के निशान दूर एक दरख्त तक चले गए थे। यहां से घोड़ों के सुम्मों के निशान शुरू हो जाते थे। इसका मतलब था कि यहां से अगवा करने वाला घोड़े पर सवार हो गया था। नाग ने घोड़े के सुम्मों के निशान का पीछा शुरू कर दिया। ये निशान उसे परसीपोलिस शहर में ले आए, मगर शहर में आकर घोड़े के सुम्मों के निशान दूसरे घोड़ों के निशानों में घुल मिल गए, क्योंकि उस जमाने में घोड़े ही हर किस्म की सवारी के काम आते थे। नाग कुछ पता न कर सका कि वो आदमी यहाँ किस मकान में दाखिल हुआ था जो लड़के को अगवा करके लाया था। इस बात का मुअम्मा हल हो गया था कि ये कोई आसेब या भूत या बला नहीं है, बल्कि कोई आदमी है जो लड़कों को अगवा करता है। नाग इसी नतीजे पर पहुंचा कि यह जुराइम पेशा शख्स लोगों को अगवा करके दूसरे शहर में जाकर किसी गिरोह के हाथ फरोख्त कर देता होगा। उस जमाने में औरतों को लड़कों को फरोख्त करने का कारोबार तकरीबन हर मुल्क में खुफिया तौर पर बड़े जोरों पर हुआ करता था। इन औरतों और बच्चों को कनीज और गुलाम बनाकर बेच दिया जाता था। ये बात भी साबित हो गई थी कि अगवा करने वाला बदमाश इसी शहर का रहने वाला है और वह हफ्ते में एक रात अपने मकान से निकलकर देहात में जाकर किसी न किसी बच्चे को अगवा करके गायब कर देता है। नाग सोचने लगा कि यह कैसा आदमी है जो हर हफ्ते बाकायदगी से किसी न किसी लड़के को अगवा करता है। बुर्दा फरोश यानी वो लोग जो इंसानों की फरोख्त का मकरू कारोबार करते थे इतनी बाकायदगी से वारदातें नहीं किया करते। नाग का माथा ठिनका, दाल में जरूर कुछ काला है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह शख्स नॉर्मल लड़कों को मारकर उनका खून पी जाता हो। नाग ने ऐसे भयानक वैश्य इंसान देखे थे जो इंसानी खून पीते थे। अब सवाल यह था कि उस मकान को कैसे तलाश किया जाए जिस मकान में वो दरिंदा शख्स रहता है। नाग ने गौर करना शुरू कर दिया। काफी देर सोच विचार के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि उसे किसी सांप से मदद लेनी चाहिए। ये सोचकर नाग शहर परसीपोलिस के बाहर एक बहुत बड़े कब्रिस्तान में आ गया, क्योंकि सांप आमतौर पर ऐसी ही वीरान जगहों पर अपने बिल बनाकर रहते हैं। नाग ने यहाँ एक जगह दरख्त की ओट में होकर किसी सांप को आवाज दी। एक सांप फौरन आन मौजूद हुआ। उसने नाग देवता को सलाम किया और अदब से कुंडली मारकर बैठ गया। नाग ने कहा, इस शहर से हफ्ते की किसी रात को एक आदमी घोड़े पर सवार होकर निकलता है और किसी गांव में जाकर वहां से एक बच्चा अगवा करके ले आता है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने कुछ साथी लेकर शहर के 7 दरवाजों की रात को रखवाली करो और देखो कि वो कौन आदमी है जो घोड़े पर सवार होकर निकलता है। ऐसे आदमी का ताकुब करो और अगर वो किसी बच्चे को अगवा करके लाए तो मुझे इसी जगह आकर खबर करो कि वो किस मकान में दाखिल हुआ है। सांप ने कहा, मैं अपने साथी सांपों को लेकर आज रात ही से निगरानी शुरू कर दूंगा अजीम नाग देवता। नाग ने कहा, मैं हर रोज सुबह के वक्त इसी जगह आकर तुमसे मालूम करूंगा। अब तुम जाओ।
और दूसरे सांपों को तैयार करो कि वो रात की निगरानी के लिए तैयारी कर लें। जब सांप चला गया तो नाग कुछ देर तक कब्रिस्तान में फिरता रहा। ये बड़ा कुशादा कब्रिस्तान था। यहाँ संगमरमर की बनी हुई कब्रें भी थीं और मिट्टी की बनी हुई कब्रें भी थीं, जिन पर घास उगाई थी। कई कब्रों पर छतरियां बनी हुई थीं। ये एक पुराना कब्रिस्तान था जिसमें सिर्फ यूनानी लोग ही अपने मुर्दों को दफन करते थे। आतिश परस्त ईरानी अपने मुर्दों को एक टीले पर बने हुए कुएं में फेंकाते थे, जहां गिद्ध उनको खाते थे, क्योंकि आतिश परस्त लाशों को दफन नहीं करते थे। जब शाम होने लगी तो नाग अपनी सराय की कोठरी में आकर पलंग पर लेट गया। वो अंबर मारिया, केटी जूली सॉन्ग और थ्यूसॉन्ग के बारे में गौर करने लगा। ऐसा बहुत कम हुआ था कि एकदम से ये सारे के सारे लोग उससे बिछड़ गए हों। लगता था कि उन पर अचानक कोई मुसीबत आ गई है और वो एक साथ किसी तिलिस्म की जद में आ गए थे। दूसरी तरफ ऐसा हुआ कि बादशाह माइलो की एक भांजी शहजादी शाहानी शाम के वक्त अपने शाही महल में टहल रही थी कि किसी झाड़ी में से एक स्याह सांप निकला और उसने शहजादी शाहानी को डस दिया। असल में बेख्याली में शहजादी शाहानी का पांव सांप के ऊपर पड़ गया था। शहजादी चीख मारकर पीछे हटी, सांप भाग गया। वहां शोर मच गया कि शहजादी शाहानी को सांप ने डस लिया है। उसी वक्त गंडाब को तलब किया गया। बादशाह को मालूम था कि गंडाब सांप के कांटे का इलाज कर लेता है। गंडाब भी जल्दी से महल में पहुंच गया। वो बादशाह की भांजी को सेहतमंद करके उसका मजीद एतमाद हासिल करना चाहता था। उसने फौरन शहजादी शाहानी के पांव को देखा जहां सांप ने काटा था। वहां एक सुरख चाला पड़ गया था। गंडाब की सारी ताकतें खत्म हो चुकी थीं, मगर नीले सांप को बुलाने की ताकत अभी उसके पास मौजूद थी। गंडाब ने फौरन नीले सांप को तलब कर लिया। उस वक्त कमरे में सिवाय बादशाह और बेहोश शहजादी शाहानी के और कोई नहीं था। नीला सांप गंडाब की आवाज पर फौरन हाजिर हो गया। गंडाब ने उसे सांप की जुबान में कहा, शहजादी को सांप ने काट लिया है, फौरन इसका सारा जहर चूस लो ताकि शहजादी सेहतयाब हो जाए। नीले सांप ने आगे बढ़कर शहजादी के पांव को गौर से देखा और फिर पीछे हट गया। गंडाब ने ताज्जुब से पूछा, क्या बात है, तुम पीछे क्यों हट गई हो? नीले सांप ने कहा, अजीम गंडाब, शहजादी को नीले सांप ने नहीं काटा, मैं तो सिर्फ नीले सांप का ही जहर चूस सकता हूँ। गंडाब परेशान हो गया। सांप को डांट कर बोला, कोशिश करो, आखिर तुम ये जहर क्यों नहीं चूस सकते? ये भी तो सांप का ही जहर है। नीले सांप ने कहा, अजीम गंडाब, आपका हुक्म, सिर्फ हम नीले सांपों पर ही चल सकता है और हम सिर्फ नीले सांप के जहर को ही चूस सकते हैं। किसी दूसरे सांप के जहर को हम अगर चूसेंगे तो मर जाएंगे। गंडाब बौखला सा गया। उसका सारा मंसूबा खाक में मिल रहा था। वो नहीं चाहता था कि बादशाह के आगे उसे नाकामी का मुंह देखना पड़े। उसने नीले सांप को बहुत मजबूर किया, मगर सांप बोला, अजीम गंडाब, मैं अगर शहजादी के जिस्म से जहर चूस भी लूं तो शहजादी ठीक नहीं होगी, मैं जरूर मर जाऊंगा। मेरे मरने से भी अगर शहजादी सेहतयाब हो जाती तो मैं ये कुर्बानी भी दे सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। शहजादी को दूसरे सांप ने काटा है और ये जहर उसके जिस्म में रच बस गया है। ये कल तक मर जाएगी। गंडाब ने नीले सांप को झिड़क कर कहा, दफा हो जाओ यहां से। नीला सांप गायब हो गया। बादशाह जो परेशान था बोला, सांप कहाँ चला गया? क्या उसने हमारी भांजी के जिस्म से जहर चूस लिया है? गंडाब ने मायूसी से कहा, बादशाह सलामत, शहजादी साहिबा को जिस सांप ने काटा है वो यहाँ से दूर चला गया है और सिर्फ वही शहजादी के जिस्म से जहर चूस सकता है। आप फिक्र न करें, मैंने उस सांप को बुलवाने के लिए अपने नीले सांप को रवाना कर दिया है। बादशाह नाउमीद हो गया। उसने हुक्म दिया कि फौरन शाही हकीम और हकीम दरियाब को हाजिर किया जाए ताकि वो शहजादी शाहानी का इलाज कर सकें। सारे शहर में ये खबर फैल गई कि बादशाह की भांजी शहजादी शाहानी को सांप ने काट लिया है और वो मरने वाली है। ये खबर जब नाग तक पहुंची तो उसने शहजादी का इलाज करने का फैसला कर लिया और उसी वक्त घोड़े पर सवार होकर शाही महल के दरवाजे पर पहुंचा। उसने बादशाह को पैगाम भिजवाया कि मैं सांप के कांटे का इलाज कर लेता हूँ, मुझे शहजादी साहिबा को सेहतयाब करने का मौका दिया जाए। बादशाह ने फौरन नाग को ऊपर बुला लिया। उस वक्त गंडाब वहां पर मौजूद नहीं था। वो शाही महल में ही अपने कमरे में जा चुका था, जहां वो नीले सांप को बुलवाकर उसे मशवरा कर रहा था कि शहजादी को किस तरह सेहतयाब किया जा सकता है। बादशाह ने नाग की तरफ देखा और कहा, अगर तुमने हमारी भांजी को सेहतयाब कर दिया तो हम तुम्हें बेपनाह इनाम इकराम से नवाजेंगे। शहजादी नीलोफर और मलका भी उस वक्त वहां पर मौजूद थीं। नाग ने कहा, बादशाह सलामत, मुझे इनाम इकराम का लालच नहीं है, मैं सिर्फ इंसानी हमदर्दी की खातिर शहजादी साहिबा का इलाज करूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त है, जल्दी बताओ, बादशाह ने बेताबी से पूछा। नाग ने कहा, इस कमरे में से सब लोग चले जाएंगे और बेहोश शहजादी साहिबा को अकेला छोड़ दिया जाए। बादशाह को क्या एतराज हो सकता था। उसी वक्त बादशाह मलका और शहजादी नीलोफर वहां से बाहर निकल गईं। जब कमरे में नाग अकेला रह गया तो उसने उस सांप को आवाज दी जिसने शहजादी को काटा था। वो सांप शाही महल में ही था। उसी वक्त वो सांप खुफिया रास्तों से होता कमरे में आना हाजिर हुआ। उसने आते ही नाग देवता को सलाम किया।
नाग ने कहा, शहजादी के जिस्म से सारा जहर चूस कर इसे फिर से सेहतमंद कर दो। सांप ने कहा, जो हुक्म अजीम नाग देवता। और काले सांप ने फौरन शहजादी शाहानी के जिस्म से सारा जहर चूस डाला। जहर के खारिज होते ही शहजादी शाहानी ने आंखें खोल दी। नाग ने सांप को इससे पहले ही वहां से भगा दिया था। शहजादी ने आंखें खोलकर नाग की तरफ देखा और कमजोर आवाज में पूछा, बादशाह सलामत कहाँ हैं? क्या मैं जिंदा हूँ? नाग ने कहा, आप बिल्कुल जिंदा सलामत हैं शहजादी साहिबा, आपके जिस्म में सांप का जहर खत्म कर दिया गया है। नाग ने बादशाह सलामत मलका और शहजादी नीलोफर को अंदर बुला लिया। उन्होंने शहजादी शाहानी को होश में देखा तो खुशी से निहाल हो गई। बादशाह ने अपनी भांजी का माथा चूम लिया और नाग से कहा, हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। नाग ने कहा, बादशाह सलामत, अगर आप मुझे कोई इनाम देना ही चाहते हैं तो मेरी ख्वाहिश है कि मेरे इनाम को शहर के गरीबों में तकसीम कर दिया जाए। बादशाह ने कहा, शहर के गरीबों में तो हम खैरात करेंगे ही, मगर हम तुम्हें भी इनाम देना चाहते हैं। नाग बोला, मुझे मेरा इनाम शहजादी साहिबा की सेहत याबी के साथ ही मिल गया है। बादशाह ने अपनी मलका की तरफ देखा। मलका ने कहा, इस नौजवान को मैं चाहती हूँ कि अपने शाही महल में रख लिया जाए। हमारे दरबार में इसे कुर्सी पेश की जाएगी। बादशाह ने फौरन मलका की ख्वाहिश को मंजूर कर लिया और नाग से कहा कि आज से तुम हमारे दरबारी हो और तुम्हें दरबार में कुर्सी मिलेगी और तुम हमारे शाही मेहमान खाने में रहोगे। तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस मुल्क के रहने वाले हो? नाग ने कहा, मैं मुल्क मिस्र का बाशिंदा हूँ, बादशाह सलामत, और जड़ी बूटियों की तजारत की गर्ज से यहाँ आया था। आपने मुझे जो इज्जत बख्शी है मैं उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। नाग खुद भी यही चाहता था कि वो शाही महल में रहे, क्योंकि यहाँ रहने से उसे बहुत से इख्तियारात हासिल हो जाते और इन इख्तियारात की मदद से भी वो पुरस्रार बदमाश को काबू कर सकता था जो बच्चों को अगवा कर रहा था। उस रोज नाग अपनी सराय से उठकर शाही महल के मेहमान खाने में आ गया। अभी तक किसी को यह मालूम नहीं था कि नाग ने शहजादी को किस तरह से अच्छा किया है। मलका के पूछने पर नाग ने सिर्फ इतना कहा था कि उसने एक खास बूटी से शहजादी को अच्छा किया है। ये बात किसी को मालूम नहीं थी कि नाग ने सांप को बुलाया था। शहजादी नीलोफर को नाग में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वह दूसरे दरबारियों की तरह एक दरबारी था। नौजवान हकीम दरियाब ने नाग से जरूर पूछा था कि उसने शहजादी का इलाज किस बूटी से किया था, जिसके जवाब में नाग ने कहा था, ये एक खास बूटी होती है जो मिस्र के सहराओं में मिलती है। मेरे पास इसका थोड़ा सफूफ ही रह गया था, जिसकी मदद से मैंने शहजादी शाहानी साहिबा का इलाज किया। गंडाब को जब पता चला कि एक नौजवान हकीम ने शहजादी का इलाज करके उसे अच्छा कर दिया है और बादशाह ने उसे दरबार में ओहदा दिया है, तो गंडाब ने कोई खास तवज्जो न दी। नाग ने यहाँ अपना असली नाम किसी को नहीं बताया था। उसने अपना नाम कालाम जाहिर किया था। गंडाब को नाग में क्या दिलचस्पी हो सकती थी, लेकिन उसने नाग से उस बूटी के बारे में मालूमात हासिल करने की जरूर कोशिश की जिससे बज़ाहिर नाग ने शहजादी का इलाज किया था। नाग ने गंडाब को यूं ही बता दिया कि वो बूटी मिस्र के सहराओं में पाई जाती है और बहुत कम मिलती है। नाग के लिए भी गंडाब में कोई खास बात नहीं थी। उसे क्या मालूम था कि यही वो शख्स है जो न सिर्फ ये कि इस मुल्क के बच्चों को अगवा कर रहा है, बल्कि इसने अंबर मारिया, जूलीसोंग, केटी और थ्यूसोंग को अपने कब्जे में कर रखा है। गंडाब तख्त पर कब्जा करने की साजिशों में लगा हुआ था। उसने सिपा सालार को अपने साथियों में कर लिया था और अब वह तख्ता उलटने के लिए किसी मौके का इंतजार कर रहा था। शहजादी नीलोफर से शादी के बारे में गंडाब नाउमीद हो चुका था। सिपा सालार के साथ जो उसका गठजोड़ हो गया था, तो उसके बाद गंडाब को शहजादी से शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। रात नाग ने शाही मेहमान खाने में गुजारी और दिन के वक्त वो घोड़े पर सवार होकर शाही कब्रिस्तान की तरफ निकल गया। कब्रिस्तान में जाते ही नाग ने सांप को तलब करके पूछा कि रात को उसके साथी सांपों ने किसी घुड़सवार को शहर से निकलते देखा है। सांप ने रिपोर्ट दी कि रात को कोई घुड़सवार शहर के दरवाजे से नहीं निकला। वैसे भी दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। गंडाब एक खुफिया दरवाजे से निकलता था। नाग ने कहा, अपने सांपों को कहो कि वो निगरानी जारी रखें और मुझे पूरी खबर दिया करें। नाग कब्रिस्तान से निकलकर शाही महल की तरफ रवाना हो गया। चंद रोज इसी तरह गुजर गए। आखिर एक बार फिर मंगल की रात करीब आ गई और गंडाब को किसी लड़के का सांस पीने की जरूरत महसूस हुई। पीर की रात को गंडाब ने काला लिबास पहना, महल से खुफिया दरवाजे से निकलकर शहर से बाहर आ गया और एक गांव की तरफ चल पड़ा। उस गांव को वो सुबह ही देख आया था। यहाँ एक लड़का अपने गरीब बाप के साथ एक झोंपड़ी में रहता था। गंडाब आज रात इस लड़के को शिकार करना चाहता था। वह चूंकि शहर के दरवाजे से बाहर नहीं निकला था, इसलिए बाहर जो सांप निगरानी कर रहे थे वो गंडाब को न देख सके। गंडाब घोड़ा दौड़ाता अंधेरी रात में शहर की फसील से दूर होता जा रहा था। आखिर वो उस गांव के करीब आ गया जहां खेतों की झोंपड़ी में गरीब बाप का 7-8 साल बेटा रहता था। गंडाब ने बेहोशी का सफूफ लिया और घोड़े से उतरकर झोंपड़ी की तरफ बढ़ा। उस वक्त झोंपड़ी में बाप और बेटा गहरी नींद सो रहे थे। गंडाब ने करीब जाकर जब दोनों को गहरी नींद में देखा तो उसे सफूफ चलाने की जरूरत ही महसूस न हुई। वह दबे पांव झोंपड़ी में दाखिल हुआ।
और सोए हुए लड़के के मुंह पर जोर से हाथ रखकर उसे उठा लिया। लड़का जाग तो पड़ा मगर उसके मुंह से हल्की सी चीख भी ना निकल सकी। गंडाप ने लड़के के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और उसे घोड़े पर डालकर शहर की तरफ रवाना हो गया। जब वो खुफिया गार के करीब आया जहां से उसने शहर के अंदर जाना था तो अचानक दरवाजे पर निगरानी करते सांप की उस पर निगाह पड़ गई। सांप बड़ी दूर से देख लिया करता है। सांप ने एक घुड़सवार को एक गार में दाखिल होते देखा तो भागकर वहां आ गया। घुड़सवार गंडाप गार के अंदर दाखिल हो चुका था। सांप उसके पीछे दौड़ने लगा। सांप आम हालात में भी 60-70 मील फी घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। सांप बराबर गंडाप का पीछा कर रहा था। गंडाप इससे बेखबर था कि कोई सांप उसके पीछे लगा हुआ है। गार आगे जाकर शहर की फसील के अंदर एक जगह झाड़ियों में निकल आई थी। यहां से गंडाप ने अपने शहर वाले मकान का रुख किया। मकान में दाखिल होने के बाद गंडाप ने दरवाजा बंद कर दिया और लड़के को लेकर मकान के खुफिया तय खाने में आ गया। सांप उसका पीछा करते मकान तक आया और यहां से वापस चला गया। गंडाप ने लड़के को बेहोश करके जिंदा हालत में ही तय खाने में रस्सियों से बांधकर डाल दिया। वो दूसरे दिन मंगल की रात को उसका सांस पीने वाला था। अगले दिन सुबह को नाग हस्बे मामूल सांप से रिपोर्ट हासिल करने गया तो सांप भी कब्रिस्तान में मौजूद था जिसने गंडाप का रात को उसके मकान तक पीछा किया था। जब सांप ने नाग को बताया कि उसने एक ऐसे घुड़सवार का पीछा किया है जिसके आगे कपड़े में लिपटी हुई कोई शय पड़ी थी तो नाग ने पूछा, क्या तुम उस मकान को दिन की रोशनी में पहचान लोगे? क्यों नहीं अजीम नाग देवता, सांप ने अदब से कहा। मैंने वो मकान देख लिया था जिसमें घुड़सवार दाखिल हुआ था। मैं आपको वहां ले जा सकता हूँ। नाग ने उस सांप को उठाकर अपनी जेब में डाला और शहर की तरफ चला। सांप ने अपनी छोटी सी गर्दन जेब में से बाहर निकाल रखी थी और रास्ता बताता जाता था। जब एक बाजार में से निकलकर जरा खुला इलाका आया तो सांप ने नाग से कहा, अजीम नाग देवता, वो सामने वाला मकान है जिसमें रात को मैंने घुड़सवार को जाते देखा था। नाग ने सांप को जेब से निकालकर जमीन पर रख दिया और कहा कि वापस चला जाए। सांप वहीं से वापस चला गया। नाग ने मकान को गौर से देखा। ये एक ऊंचे दरवाजे वाला हवेली नुमा मकान था जिसकी ड्योढ़ी में एक दरबान खड़ा पहरा दे रहा था। किसी अमीर आदमी का मकान लगता था। नाग ने खुद इस मकान में जाना मुनासिब न समझा। वो बाजार की नुक्कड़ पर आ गया। यहाँ एक दुकानदार से पूछा कि इस हवेली में कौन रहता है। दुकानदार ने कहा, यहाँ गंडाप नाम का एक ताजिर रहता है जो पहले ताजिर था मगर अब बादशाह के दरबार में होता है। नाग हक्का बक्का सा होकर रह गया। ये कैसे मुमकिन था? कहीं इस सांप से कोई गलती तो नहीं हो गई? ये भी हो सकता है कि गंडाप का कोई गुलाम ये वारदातें कर रहा हो, क्योंकि गंडाप को किसी बच्चे को अगवा करने की क्या जरूरत थी। अब नाग ये तस्दीक करना चाहता था कि गंडाप का कौन सा मुलाजिम है जो आधी रात को बच्चों को अगवा करता फिरता है। इस राज पर से सिर्फ नाग ही पर्दा उठा सकता था। उसने खुद हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। वो रात होने का इंतजार करने लगा क्योंकि वो अंधेरे में हवेली के अंदर जाना चाहता था।